नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति केस स्टडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केस स्टडी का अधिकतम प्रयोग व्यक्ति के अध्ययन के लिए या उसकी किसी भी एक संस्था के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही रूप है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार इसका प्रयोग प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत या महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करने के लिए करते थे। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से इसका सर्वप्रथम प्रयोग श्रेय चार्ल्स लिपले को जाता है। लिपले ने फ्रांस के परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इसी विधि का सहारा लिया। आधुनिक समय में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों या उद्दंड और अनुशासनहीन युवकों के उपचार हेतु किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों एवं समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूहों जैसे परिवार, राजनीतिक दल, गैंग, जनजाति या किसी संस्था जैसे अस्पताल, गिरजाघर, औद्योगिक संगठन, सहकारी विभाग एवं लघु समुदायों के अध्ययन में बहुत किया है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम और गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। ये तो इसका संक्षिप्त जानकारी है। उसके बाद में हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताएंगे। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। गिडिंग्स लिखते हैं कि अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। वहीं पीवी यंग कहते हैं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संस्था या एक सांस्कृतिक समूह हो अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, इतिहास का एक युग भी हो सकता है। व्यक्तिक अध्ययन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। उपयुक्त परिभाषाओं से व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला, अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। अब यह इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, उपजाति या कोई एक विशिष्ट समस्या या इतिहास का कोई एक युग भी हो सकता है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका गहन एवं सुविधापूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है गहन अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के बारे में सूक्ष्म और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का काल क्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों और घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है। तीसरा है संपूर्ण अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन में किसी इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं वरन उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है।
इसमें व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। गुडे एवं हार्ट ने भी लिखा है कि यह ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को संपूर्णता में देखती है। चौथा है गुणात्मक अध्ययन। इस विधि में इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक का। दूसरे शब्दों में इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं और आकांक्षाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। आकस्मिक कारकों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, इसको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने से कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, उसका भी पता लगाना इस विधि की प्रमुख विशेषता है। अगला है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। इस अध्ययन विधि में संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जिससे कि अध्ययन में गहनता आती है तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता में भी वृद्धि होती है। गुडे एवं हार्ट लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सभी प्रविधियों एवं साधनों जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्म इतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकार। अब हम व्यक्तिगत अध्ययन के दो प्रकार हैं जिन्हें हम स्पष्ट करेंगे। पहला है व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन। अब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई एक समुदाय भी हो सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ एक ही इकाई होती है। पहला है व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन। इस प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें उसके जीवन का प्रारंभ से लेकर अंत तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके सदस्यों, पड़ोस, मित्र मंडली, पत्र, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन तथा पृष्ठभूमि एवं प्रभावक कारकों का अध्ययन कर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा है समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी समुदाय, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन के लिए संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है। इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति है। इसके लिए भी उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में काम में लिए जाने वाले सामग्री का अध्ययन करेंगे। किन किन पद्धतियों से, किन किन यंत्रों और प्रविधियों की सहायता से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा एक सामाजिक इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसके लिए सूचनाएं संकलन हेतु अनेक प्रविधियों, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से डायरियाँ, पत्र, जीवन इतिहास तथा प्रलेख हैं। पहला है डायरी। कई व्यक्तियों को अपने जीवन की दैनिक घटनाओं को डायरियों में लिखने की आदत होती है। डायरियों से हमें उन लोगों के जीवन की गोपनीय बातों की जानकारी मिलती है।
साथ ही व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम के अनुसार भी विवेचन प्राप्त होता है। डायरी से हमें प्रमुख घटनाओं का वर्णन, आय व्यय के आंकड़े, महत्वपूर्ण पते, विभिन्न विषयों पर व्यक्ति के विचार आदि ज्ञात होते हैं। पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र कई बार व्यक्ति के एक विषय पर उसके दृष्टिकोण का चित्रण करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का ज्ञान होता है। पत्रों के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की अंतरंग सामग्री भी उपलब्ध होती है, जो कुछ निश्चित तथ्यों पर प्रकाश डालती है। पत्रों में जीवन के कुछ वास्तविक घटनाएं भी लिखी जाती हैं। जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्रों के माध्यम से ही भारत और विश्व के इतिहास की अनेक घटनाओं का ज्ञान कराया था। तीसरा है जीवन इतिहास। व्यक्तिगत अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत जीवन इतिहास है। इसके अंतर्गत जीवन से संबंधित लिखित तथ्य होते हैं, जिनमें घटनाओं की श्रृंखला, उनका समूह और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संबंध ज्ञात होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भाषा में अपने जीवन की घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें जीवन के विकास का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। अगला है प्रलेख। डायरी, पत्र तथा जीवन इतिहास के अतिरिक्त व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन में कुछ अन्य स्रोत जैसे व्यक्तिगत प्रलेखों आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें आत्मकथाएं, स्कूल, कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तकों, पत्रिकाओं, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञप्तियों, साहित्यिक सामग्रियों, भूत और वर्तमान से संबंधित अनेक अनुसंधान प्रतिवेदनों आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्रोत व्यक्तिगत स्रोत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस, न्यायालय के रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, बीमा कार्ड, आयकर रिकॉर्ड, प्रकाशित साहित्य, मित्र और संबंधियों से साक्षात्कार, अवलोकन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इनके अतिरिक्त संस्मरण, केस से संबंधित वंशावली, फोटोग्राफ, एल्बम, नक्शे, प्रमाण पत्र, समाचार पत्रों में छपी खबरें आदि भी इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। अब है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण या महत्व। पहला है सूक्ष्म अध्ययन। इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। इसके लिए बर्गेस ने इसे सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा है। इसके द्वारा समस्या का सामान्य तथा विशिष्ट सभी पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष और अमूर्त रूप से नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उपकल्पनाओं का स्रोत। इस विधि के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। परिस्थितियों और व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी कर सामान्यकरण किया जाता है, जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। चौथा है अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोग। किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक स्तर पर कुछ व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना आगे अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एकल विधि भी कहते हैं। अगला है महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा जो उपकल्पनाएं निर्मित की जाती है, उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों के निर्माण में सहायता मिलती है। प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार पथ, प्रदर्शिका के निर्माण से पूर्व व्यक्तिगत अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। अगला है व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों, धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। अगला है सामग्री की पूर्णता। व्यक्तिगत अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो सामग्री संकलन के लिए होती हैं और वह किसी अन्य विधि द्वारा नहीं की जा सकती। घटनाओं की निरंतर तस्वीर।
व्यक्तिक अध्ययन में किसी भी व्यक्ति अथवा घटना की कालक्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है। समयानुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि द्वारा खींची जा सकती है। सामान्यीकरण का आधार। यह विधि सामान्यीकरण का एक सफल आधार प्रदान करती है। विभिन्न इकाइयों के गहन और सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें समग्र पर लागू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नए अनुभवों का ज्ञान, जीवन के प्रारंभिक कारकों का अध्ययन, दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन, विभिन्न विधियों का प्रयोग और व्यक्तियों का अध्ययन इसकी महत्वपूर्ण गुण या महत्व हैं। व्यक्तिक अध्ययन विधि के दोष या सीमाएं। पहला है अवैज्ञानिक विधि। इस विधि में कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अतः उन्हें समग्र पर लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें सूचना संकलन की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती। दोषपूर्ण सामान्यीकरण। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री तो काफ़ी प्राप्त कर ली जाती है, किंतु इन थोड़े से अध्ययनों के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरण को समग्र पर लागू करना अनुसंधान के मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका कारण यह भी है कि थोड़ी सी इकाइयों को विशाल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा सामान्यीकरण सीमित और अवैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। सीमित अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन में केवल कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है। अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली विधि। व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली पद्धति है, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र एवं साक्षात्कार आदि द्वारा सूचना एकत्रित करने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। निदर्शन का अभाव। इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। संख्या कम होने से इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाता है। दोषपूर्ण रिकॉर्ड। व्यक्तिक विषयों से प्राप्त सामग्री को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण होते हैं, और यदि वे असावधानीपूर्वक लिखे गए हैं तो वे यथार्थ की स्थिति से विपरीत जानकारी भी देते हैं। दोषपूर्ण जीवन इतिहास। चूँकि जीवन इतिहास स्वरचित होता है, अतः इसमें घटनाओं का उल्लेख अलंकारिक भाषा में किया जाता है। कई बार व्यक्ति काल्पनिक घटनाओं का भी उल्लेख कर देता है तथा सामाजिक मर्यादा के विपरीत पाए जाने वाले तथ्यों का वह उल्लेख नहीं करता। ऐसी स्थिति में जीवन इतिहास यथार्थ सूचनाएं नहीं दे पाते। अनुसंधानकर्ता का पक्षपात। इस विधि का एक प्रमुख दोष ये है कि इसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। लंबे समय तक इकाइयों के संपर्क में रहने के कारण अध्ययनकर्ता उनसे प्रभावित होता है और स्वयं भी उन्हें प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों को भावात्मक लगाव के कारण तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त निष्कर्ष अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं।